हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीटी पर। सो गाइस, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोहलर का सिद्धांत। तो कोहलर के सिद्धांत के बारे में सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। क्या इनका सिद्धांत था इनका अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। तो इन्होंने इसके अंदर क्या दिया है, क्या क्या बताया है, हमें क्या क्या समझना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारा कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कोहलर के बारे में। कोहलर कौन थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये सारी चीजें जानेंगे। तो कोहलर जो थे, कोहलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ये जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। पहले जान लेते हैं इसके जो है अन्य नाम है कुछ, अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में डायरेक्ट ना पूछ करके ये जो अन्य नाम है, जैसे समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, और एक होता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत। जो कि गेस्टाल्टवाद बहुत ही अपने आप में एक अलग टॉपिक है, जो हमने वीडियो में आगे रखा हुआ है, उसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए गेस्टाल्टवाद को छोड़ देते हैं और केवल अन्य नाम आप ये देख लीजिए। समग्रवाद का सिद्धांत है, संपूर्णवाद का सिद्धांत है, अवयवीवाद का सिद्धांत है। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि संपूर्णवाद का सिद्धांत या समग्रवाद का सिद्धांत या अवयवीवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो आप क्या टिक करेंगे एग्जाम में? ये दिया कोहलर ने। ठीक है बात यहां तक। तो नेक्स्ट, इन्होंने जो अपने सिद्धांत में इन्होंने जो एक चैन बताई है, इन्होंने मेन जो फोकस किया वो समस्या पे किया है कि समस्या होगी तब विचार आएगा, फिर तरकीब, फिर समाधान। तो जैसा आप यहां देख पा रहे हैं, सबसे पहले बच्चे के पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले समस्या होनी चाहिए। जब उसके पास कोई समस्या होगी, अगर बच्चे के पास कोई समस्या ही नहीं है तो वो क्या ही विचार आएगा, क्या तरकीब ढूंढेगा और क्या ही उसका समाधान करेगा। अगर बच्चे के पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? समस्या। जितने भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, सभी ने यही बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है समस्या। अब जैसे ही बच्चे के दिमाग में कोई समस्या दिमाग में आए, चाहे उसके व्यवहारिक जीवन में आए, चाहे सामाजिक जीवन में कोई समस्या है, जैसे ही समस्या होगी वो कुछ ना कुछ उस पे ना विचार, अंतर्दृष्टि। और कोहलर के अनुसार ये जो विचार अंतर्दृष्टि है, ये जो है ये एक अकस्मात आती है, बोले तो अचानक। विचार या अंतर्दृष्टि अचानक से, विचार अंतर्दृष्टि हो, सूझ आएगी, तरकीब। जो नेक्स्ट इन्होंने स्टेप दिया, ये चीजें क्या होती हैं? अचानक से आती हैं, अकस्मात ये चीजें होती हैं बच्चे के दिमाग में। कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चे ने क्या किया, उस पे पहले उसे विचार आया, फिर उसे कोई तरकीब सूझी, तरकीब सूझने के बाद वो क्या करेगा? समस्या का समाधान। समाधान कब होगा? जब पहले तरकीब आएगी। तरकीब कब आएगी? जब कोई पहले उसे अंतर्दृष्टि या विचार हो उसके माइंड में। विचार कब होगा? जब समस्या होगी। तो मेन क्या हो गया? समस्या। जो कि कोहलर ने और जितने भी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, सभी ने यह बताया है कि समस्या होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने नेक्स्ट बोला है कि ये जो इनका सिद्धांत है, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सिद्धांत रटने की प्रक्रिया का विरोध करता है। किसका विरोध करेगा? रटने की प्रक्रिया। अब क्या होता है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है, तो छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, कहीं ना कहीं वो चीजों को रटना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें यही गलत आदत है जो कि वही लग जाती है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी चीज को आप रटे नहीं, समझें। तो इस रटने की जो प्रक्रिया है, यह सिद्धांत रटने की प्रक्रिया क्या करता है? पूरी तरह से विरोध करता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब इन्होंने जो प्रयोग किए हैं, जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके लिए जो इन्होंने प्रयोग किए, वो प्रयोग क्या किए? इन्होंने क्या किया, एक चिंपैंजी, इन्होंने वैसे टोटल अगर देखा जाए तो 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किए। कितने चिंपैंजियों पर प्रयोग किए कोहलर ने? 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किए। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो कौन था? सुल्तान। तो एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था जिस पर इन्होंने 2 प्रयोग किए। अब आपने 2 पढ़े हैं या 1 पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, अभी हम आपको 2 बता रहे हैं। दोनों ही जो प्रयोग हैं
एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन्हें थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जो चिंपैंजी था, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उस पर इन्होंने क्या क्या प्रयोग किए। अगर वैसे देखें तो कितने चिंपैंजियों पर प्रयोग किए? 6। अगर संख्या कभी पूछी जाए, मोस्टली तो ये चीजें पूछी नहीं जाती हैं कितने चिंपैंजियों पर प्रयोग किया। हाँ, ये जरूर है कि ये जो चिंपैंजी था इसका नाम कई बार पूछ लिया गया है कि कोहलर ने किस, या तो ये पूछ लेते हैं कि कोहलर ने किस जीव पर, या किस बोले तो कोई जीवधारी हो कोई भी, किस पर प्रयोग किया, तो चिंपैंजी पर। और उस चिंपैंजी का नाम क्या था अगर ये पूछ ले तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। तो जान लेते हैं इनके प्रयोग के बारे में। तो प्रयोग क्या क्या दिया इन्होंने? पहला प्रयोग इन्होंने किया बॉक्स प्रयोग। आप ये याद रखें कि इन्होंने जो ये प्रयोग, जो इनके दोनों प्रयोग फेमस हैं, जिसमें एक बॉक्स प्रयोग है और एक छड़ी प्रयोग है, ये दोनों किस पे किए? चिंपैंजी नामक सुल्तान नामक चिंपैंजी पर इन्होंने क्या किए? दोनों प्रयोग किए हैं। तो बॉक्स प्रयोग में क्या है, डिटेल में हम आपको बताएंगे। बॉक्स प्रयोग में हुआ ये कि कोहलर ने क्या किया, एक चिंपैंजी लिया जिसका नाम सुल्तान था, उसको एक पिंजड़े में, बड़े से कमरे में या पिंजड़े में बंद कर दिया, जो कि बहुत ही भूखा था। अब उन्होंने क्या किया कि वहां पे कुछ ऊंचाई पे केले लटका दिए। एक ऐसे करके कोई कमरा था, उन्होंने यहां पे क्या किया, यहां पे एक बंदर रखा, भूखा बंदर, और यहां पे क्या किया, केले लटका दिए। अब यहां पे उन्होंने कुछ बॉक्सेज रखे। अब कुछ बॉक्सेज रखे तो बंदर ने क्या किया, पहले तो भूखा था, अब केले देखने के बाद चिंपैंजी हो या बंदर हो क्या करेगा, सीधा उन्हें, भूखा वैसे है तो वो क्या करेगा, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब ऐसे तो प्राप्त कर नहीं पाएगा क्योंकि ये जो केले थे वो ऊंचाई पर थे। तो पहले बंदर ने क्या किया, उछलना स्टार्ट किया। तो उछलने के बाद क्या हुआ, उसके हाथ कुछ नहीं आया, केले वो नहीं प्राप्त कर पाया। फिर उसने वो उन बॉक्सों के ऊपर चढ़ चढ़ के उछलना स्टार्ट किया। मान लीजिए ये बंदर है, यहाँ बॉक्स के ऊपर आया, यहाँ उछलना स्टार्ट किया, वो तब भी क्या हुआ, वो केले उसे नहीं मिले। तो एंड में उसके दिमाग में अचानक से एक सूझ आई, अचानक विचार आया, फिर सूझ आई। उसने क्या किया, ये जो बॉक्स थे इनको एक के ऊपर एक रखा, जो यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। अचानक सूझ या विचार आया, बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखा, और उसने उस बॉक्स पर चढ़कर क्या हुआ, जैसे ही उछला और केले प्राप्त कर लिए। तो ये बॉक्स प्रयोग था। एक बार फिर समझ लिए, बॉक्स प्रयोग में यह था कि एक भूखा चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान है, और वो एक कमरे में बंद कर दिया गया, ऊपर केले लटका दिए गए। पहले वो उछला, उसके हाथ केले नहीं आए, फिर उसने एक एक करके बॉक्स पे उछलना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे, उसके हाथ तब भी केले नहीं आए। अचानक उसके दिमाग में सूझ आई। सूझ कैसे आई? अचानक। ये वर्ड जरूर याद रखें, सूझ हमेशा अचानक आएगी। किसके अनुसार? कोहलर के सूझ एवं अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार। अचानक सूझ आई, उसने बॉक्स को एक दूसरे के ऐसे ऊपर रखा, उसके ऊपर चढ़ा और फिर उछला, फिर क्या हुआ, उसने केले प्राप्त किए और खा लिए। अब ये हो गया बॉक्स प्रयोग। नेक्स्ट है छड़ी प्रयोग। अब छड़ी प्रयोग भी ऐसे ही मिलता जुलता है। प्रयोग नंबर 2 है, ये भी किस पे किया? सुल्तान पे, जो कि भूखा चिंपैंजी था, नाम सुल्तान। तो छड़ी प्रयोग में क्या हुआ, सेम वही चीज है, भूखा चिंपैंजी है, एक कमरे में बंद किया हुआ है, ऊपर केले लटकाए हुए हैं कहीं, और चिंपैंजी ने क्या किया, फिर वो केले को पकड़ के उछल के, लेकिन उसके हाथ नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि वो ऊंचाई पे है। तो उसने वहां पे क्या हुआ, उन्होंने 2 छड़ी रखी। तो पहले चिंपैंजी ने एक छड़ी उठाई, उसको केले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन केले उसे प्राप्त नहीं हुए एक छड़ी से। फिर उसके दिमाग में अचानक सूझ आई। कैसे सूझ आई? अचानक। अब अचानक सूझ हमेशा अचानक आएगी, अब ये चीज जरूर याद रखें। अब अचानक सूझ आई तो उसने क्या किया, दोनों जो छड़ी थी उनको आपस में बांधा, जोड़ा, जो भी आपको ऐसे समझ आ जाए, बांध लीजिए या जोड़ लीजिए, जो भी आप समझ पाए, उसको बांधा या जोड़ा। और क्या हुआ, जैसे ही फिर बांध या जोड़ के उसने छड़ी ऊपर की, वो केले प्राप्त हुए उसे, और उसने केले क्या किए, केलों को उसने खा लिया। तो ये इनके 2 प्रयोग थे। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या, अपने प्रयोग के लिए इन्होंने कुछ संप्रत्यय दिए हैं। जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इन्होंने क्या किया, कुछ संप्रत्यय दिए हैं। और संप्रत्यय कैसे, इन्होंने कुछ क्या, ये है 5 संप्रत्यय, कुछ 5 संप्रत्यय दिए। कैसे कैसे डिटेल में समझेंगे। लक्ष्य। अब लक्ष्य से क्या मतलब हुआ, लक्ष्य से मतलब ये है, अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। अब लक्ष्य क्या होगा, आप मान लीजिए आपको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप ये टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको टीचर बनना है, ये आपका क्या हो गया, एक लक्ष्य हो गया।
तो जैसे ही आपका कोई लक्ष्य होगा, आप उसके लिए कुछ वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो क्या होगा, बाधा आएगी। ये तो आप मानते हैं, अगर आप कोई भी काम करें तो बाधा आती है। जब बाधा आएगी तो आपको क्या होगा, नंबर थर्ड, तनाव होगा। कोई भी बाधा आएगी, आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपकी कोई पसंदीदा काम है, आप उसे करने जा रहे हैं और बीच में बाधा आ जाए तो क्या होगा, तनाव स्टार्ट हो जाएगा होना। जैसे ही तनाव होगा, नेक्स्ट क्या बताया इन्होंने, संगठन। अब संगठन ये है कि तनाव हुआ, अब आपको कहीं ना कहीं से चाहिए कि ये तनाव दूर हो जाए, मेरी समस्या दूर हो जाए, तो आप ना क्या करेंगे, नई नई तकनीकी, नए नए विचार दिमाग में आने लगेंगे, आप उनको संगठित करने लगेंगे विचारों को, कि किसी ना किसी विचार के द्वारा तो मेरी समस्या क्या हो, हल हो ही जाए। ये संगठन हो गया। नेक्स्ट दिया इन्होंने पुनरुत्थान। अब पुनरुत्थान का सेम यही मतलब हुआ, जो भी हमने ये चीज किया, वापस से अगर यही चीज हम रिपीट कर दें, अगर रिपीट कर दें तो वो क्या हो गया, पुनरुत्थान हो गया, दोहराना या रिपीट करना। ये जो हमने आपको ऊपर ये 4 चीजें बताई, इन्हीं को दोहराना या रिपीट करना क्या हो गया, पुनरुत्थान। तो नेक्स्ट है सबसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, जिसके लिए कोहलर को भी जाना जाता है, वर्दीमर को भी जाना जाता है, कोफा को जाना जाता है, और भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें गेस्टाल्टवाद के लिए जाना जाता है। गेस्टाल्टवाद क्या है, कोहलर के जो सिद्धांत है, इसमें एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये पहले नहीं पढ़ी तो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, वरना आप जो आपको ठीक लगे, जहां से अच्छा लगे आप वहां से पढ़ें, लेकिन गेस्टाल्टवाद जरूर पढ़ें। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो गेस्टाल्टवाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, वर्दीमर। अब एग्जाम में अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन थे, अब आपने पढ़ा है कोहलर के सिद्धांत में गेस्टाल्टवाद, अलग से आपने गेस्टाल्टवाद नहीं पढ़ा, तो आपको क्या लगा कि कोहलर ने ही दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोहलर कौन थे, इसके प्रयोगकर्ता, जिन्होंने इसको यूज किया था वो कोहलर थे, जिन्होंने प्रतिपादन किया था वो कौन थे, वर्दीमर। और जो कोहलर की सहायता की थी, अब ये सहायक कोफा है, इन्होंने क्या किया, कोहलर की क्या की, हेल्प की, सहायता की, किसने, कोफा ने। एक और इंटरेस्टिंग चीज है गेस्टाल्ट के और कोहलर के, अगर आपको एक संबंध देखें तो इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक लिखी है, किसने, कोहलर ने। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक है, जो एक बुक है, इन्होंने लिखी है, जो कि अभी तक तो एग्जाम में शायद ही नहीं पूछी गई है, आगे अगर हो सकता है पूछी जाए, तो इसलिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक है, वो कोहलर ने लिखी है, और आप इसका एक बार ये सन भी देख लें, 1959, 1959 में क्या हुआ, कोहलर ने एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बुक। अब गेस्टाल्टवाद क्या है, ये क्या सिद्धांत है, इसको अलग से डिटेल में समझते हैं, गेस्टाल्टवाद क्या है। अब गेस्टाल्टवाद का अगर ये देखें कि गेस्टाल्टवाद जो है, सबसे पहले गेस्टाल्टवाद जो है ये एक जर्मन वर्ड है। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, कोहलर जर्मनी के थे, तो गेस्टाल्टवाद अगर ये कुछ ऐसा कुछ करेंगे तो ये भी जर्मनी वर्ड होगा, ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। अब ये क्या था, एक जर्मन भाषा का एक वर्ड था गेस्टाल्टवाद। अब गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है, अगर वैसे इसका मतलब देखें तो मतलब हो गया इसका संपूर्ण, पूरा, ऐसे करके इसका मतलब निकलता है। अगर देखें आप, संपूर्ण कह लीजिए, या एक कंप्लीट अगर हम बोलें, संपूर्ण बोलें या कंप्लीट बोलें, तो ये क्या हो गया इसका शाब्दिक अर्थ। अगर इसकी कोई छोटी सी एक लाइन में परिभाषा दी जाए तो गेस्टाल्टवाद ये कहता है, तब तक समस्या नहीं होगी, तब तक बच्चा ना हल निकालेगा, ना उसे सूझ आएगी, जो हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। समस्या का होना गेस्टाल्टवाद के अंदर, समस्या का होना बहुत ही जरूरी है, इतना जरूरी है जितना कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ही गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में क्या है, समस्या का होना बहुत ही जरूरी है। तो गेस्टाल्टवाद अब उम्मीद करते हैं गेस्टाल्टवाद आप समझ गए होंगे। गेस्टाल्टवाद क्या है, अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया संपूर्ण। अगर देखें ये वर्ड कौन सा है, तो ये जर्मन भाषा का वर्ड है, कहाँ का, जर्मनी का वर्ड है, जर्मन भाषा का वर्ड है। इसके प्रतिपादक कौन है, वर्दीमर, प्रयोगकर्ता कौन है, कोहलर, और जो उस कोहलर की सहायता की है कोफा ने की है। गेस्टाल्टवाद का अगर एक डेफिनेशन टाइप अगर कुछ ऐसा देखें तो इसका ये मतलब हो गया, समस्या का होना बहुत जरूरी है, वो भी क्लियर समस्या हो। अब क्लियर समस्या से एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको दें,
हमने आपको ये कहा कि आप ये बताइए कि ये ऐसे सोच लीजिए, हमने आपको ये बताया कि एक केले का मूल्य कितना है, तो अब एक केले का मूल्य आप कैसे बता पाएंगे? एक केले का कोई निर्धारित मूल्य थोड़ी ना बता सकता है कोई। अगर हम ये बोलें कि अगर 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 ये बोला जाए, अगर 12 जो केले हैं, एक दर्जन जो केले हैं, अगर एक दर्जन केले 12 केले का मूल्य 24 रुपए है, 24 रुपए के 12 केले हैं, तब एक केले का मूल्य बताइए। तो आप आपको समस्या क्लियर है, हमें क्या बताएं तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर 12 केले 24 रुपए के, तो एक केला 2 रुपए का। तो क्लियर समस्या होना जरूरी है। अगर डायरेक्ट ये हम आपको कंडीशन ना रखें और ये पूछ लें केवल एक केले का मूल्य बताइए, तो ये तो अब डिपेंड करेगा आपके यहाँ क्या रेट है, मेरे यहाँ क्या रेट है, और किसी के यहाँ क्या रेट है। तो गेस्टाल्टवाद का मतलब है समस्या का होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद।